के पैर रखते ही एक क्लिक की आवाज आई और विस्फोट। टॉमी ने एक माइन पर पैर रख दिया था। जैसे ही माइक टोनी की ओर बढ़ता है तो अगले ही कदम पर उसे महसूस होता है कि उसने भी एक माइन पर पैर रख दिया और वो वहीं जम जाता है। विस्फोट के बाद जैसे ही रेत साफ होती है तो वो देखता है कि टॉमी जिंदा है, पर उसके दोनों पैर विस्फोट में उड़ चुके हैं और वो दर्द से चीख रहा है। माइक अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वो टॉमी को शांत करने की कोशिश करता है। जब कुछ काम नहीं आता तो वो टॉमी के बेटे की बात करता है और उसे मोटिवेट करता है और उसे जेब में रखे मॉर्फिन के इंजेक्शन को लगाने को बोलता है, जिससे उसका दर्द कुछ कम हो जाता है। रेडियो टॉमी के पास था। टॉमी जब रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है तो उसका भयानक दर्द फिर शुरू हो जाता है। दर्द उस पर हावी हो जाता है। अपने साथी को तड़पता हुआ देखकर माइक कहता है कि ये माइन काफी पुरानी होने की वजह से खराब हो गई होगी, तो अगर मैं पैर हटाऊंगा तो शायद ये ना फटे। टॉमी उससे कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। टॉमी अपनी जेब से गन निकालकर अपने सिर पर रख लेता है और माइक से कहता है कि उसे जिंदा रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, और वो खुद को शूट कर लेता है। माइक बेबस होकर दुख से सिर्फ चिल्लाता रह जाता है, पर धीरे धीरे वो खुद को शांत कर लेता है और अपने एक घुटने पर बैठ जाता है। फिर उसका ध्यान रेडियो पर जाता है जो उससे कुछ गज की दूरी पर पड़ा था। माइक अपने जूते के फीते और कुल्हाड़ी से टॉमी के पास पड़े बैग को अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन इससे माइक को निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि रेडियो की बैटरी खत्म हो चुकी है और दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में रखी है। पर माइक कुछ प्लानिंग करके बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है और अपने सीनियर को कांटेक्ट करके अपनी हालत के बारे में बताता है और खुद को जल्दी से जल्दी वहां से निकालने को कहता है। लेकिन उसे बताया जाता है कि लगातार रेत के तूफान की वजह से उस तक बचाव हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सकता। वो उसके लिए बचाव टीम भेज रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 52 घंटे तक वो लोग माइक तक पहुंच जाएंगे। माइक निराश हो जाता है तो उसका ऑफिसर कहता है कि वो खुदाई करके एक गड्ढे में कूद जाए, जिससे उसके सिर्फ एक अंक को ही नुकसान पहुंचेगा। पर माइक टीम का इंतजार करने का फैसला करता है और अपनी घड़ी में टाइमर सेट कर लेता है। कुछ देर बाद वहाँ रेत का तूफान आता है, पर माइक अपनी गन का स्टैंड बनाकर वहाँ जमा रहता है और तूफान चला जाता है। तूफान के गुजरने पर माइक देखता है कि तूफान से टॉमी की बॉडी उसके पास आ गई है। अब माइक को एक्स्ट्रा बैटरी तो मिल गई, पर अब रेडियो उसकी पहुंच से दूर चला गया। कई घंटे बीत जाते हैं। माइक की बॉडी में अब पानी की कमी होने लगती है। डिहाइड्रेशन की वजह से वो और ज्यादा निराश होने लगता है और खुद को गोली मारने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी ओर एक बर्बर इंसान आ रहा है जो एक जिगजैग पैटर्न में माइक की ओर आ रहा है। माइक उसे माइन के बारे में चेतावनी देता है, पर वो बर्बर माइक की नकल करता हुआ और उसकी मजाक उड़ाता हुआ उसके सामने आ जाता है। माइक उसे अपनी हालत समझाने की कोशिश करता है और अपना रेडियो उठाने को कहता है, पर वो बर्बर कहता है कि यहाँ कोई गाना नहीं बजेगा और वो जोर देकर माइक से कहता है कि तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। फिर वो माइक की बोतल लेकर वहाँ से चला जाता है और काफी देर हो जाती है। अब माइक बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो चुका है और वो पानी न मिलने की वजह से अपना पेशाब पीने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची पानी की बोतल लेकर उसकी ओर आ रही है और माइक को पानी की बोतल दे देती है। माइक जल्दी से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता है। पानी पीने के बाद उसे बहुत राहत मिलती है, पर लड़की कुछ नहीं बोलती। वो अपना छोटा सा सोल्जर टॉय माइक को दिखाती है और उसकी मदद से माइक को समझाती है कि उसे एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। माइक उसे समझाता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो उससे अपना रेडियो उठाने को कहता है, पर बच्ची को उसकी बात समझ में नहीं आती। माइक पहले से इतना ज्यादा परेशान होने की वजह से उस पर चिल्ला देता है, जिससे लड़की डरकर भाग जाती है और जल्दी ही रात हो जाती है और टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जला लेता है, पर फिर भी उसे जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं। माइक खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना फोन निकालता है और अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखने लगता है। देखते देखते उसे वीडियो मिलती है। वो वीडियो को प्ले करता है जिसमें जेनी माइक से कहती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है, उसे जंग जीतकर जल्दी से जल्दी उसके पास वापस आ जाना चाहिए। माइक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसे डर है कि वो शायद अब अपनी गर्लफ्रेंड को दोबारा नहीं देख पाएगा। उसके साथ हो रही हर चीज से वो अब थक चुका है। वो अब सो जाना चाहता है और माइक की आंख लग जाती है। जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि आग बुझ चुकी है और उसके चारों ओर जंगली जानवर हैं। वो गन से उन्हें डराने की कोशिश करता है, पर ये काम नहीं आता। जानवर टॉमी की लाश घसीट कर ले जाते हैं और एक जानवर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन अपने टॉर्च की रोशनी में माइक उसे शूट कर देता है, जिससे वो जानवर वहीं एक माइन पर गिर जाता है। धमाके से बाकी जानवर डरकर भाग जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो बार-बार फिर से आता है और माइक से कहता है कि वो बहुत किस्मत वाला है कि माइन पर पैर रखने के बावजूद भी पूरी रात रेगिस्तान में जिंदा रहा, वो भी जंगली जानवरों के साथ। वो एक बार फिर से माइक को आगे बढ़ने को कहता है, पर माइक नहीं मानता। माइक कहता है कि तुम जानते हो कि माइन कहाँ पर है, इसीलिए तुम हमेशा एक पैटर्न में चलते हो। बर्बर कहता है कि मैं नहीं जानता माइन कहाँ पर है, मैं सिर्फ जिगजैग पैटर्न में चलता हूँ क्योंकि ये सीधे चलने से सुरक्षित है। अगर मैं सीधा चला तो एक ना एक दिन मेरा पैर माइन पर जरूर आएगा। माइक फिर उसे अपना रेडियो लाने को कहता है। बार्बर मान जाता है और वो उसे रेडियो उठाकर दे देता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। माइक अपनी घड़ी चेक करता है। अभी मदद आने में 24 घंटे बाकी हैं। अब माइक को हेलोसिनेशन यानी भ्रम होना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि टॉमी मौत से जाग जाता है और उससे कहता है
कि उसे अब घर जाना चाहिए। वो माइक को मोटिवेट करता है कि तुम यहाँ से जिंदा निकल जाओगे। फिर से सूरज डूबने लगता है। माइक अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगता है। उसे पछतावा होता है कि वो अपनी जेनी को छोड़कर मिशन पर आ गया। रात में वो फिर से खुद को जानवरों से घिरा हुआ पाता है, पर इस बार वो उन्हें नहीं रोक पाता। अंधेरे में गोलियां चलाने लगता है, लेकिन जानवर अभी भी उस पर हमला कर रहे हैं और वो रात भर उन जानवरों से लड़ता रहता है और फिर अपने विचारों में खो जाता है। जब सुबह होती है तो वो सभी जानवर जिन्हें उसने मारा होता है वो सभी माइक के चारों ओर पड़े होते हैं और अब 45 घंटों से माइक उस माइन पर पैर रखे हुए संघर्ष कर रहा है। ना जाने कब उसका ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए और वो गिर जाए। उसके पास मदद आने में अभी भी 7 घंटे बाकी हैं। आखिरकार उसके सीनियर का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि टीम काफी लेट चल रही है। वो उसके पास 7 घंटे के बजाय 17 घंटे में पहुंचेंगे। क्या वो 17 घंटों तक और रुक सकता है? माइक कहता है कि वो अब और आगे नहीं जा सकता। मेजर उसे बताते हैं कि कोई उससे बात करना चाहता है। माइक को तभी आवाज आती है जेनी की। जेनी की आवाज सुनते ही माइक उससे माफी मांगना शुरू कर देता है। उसे छोड़कर आने के लिए, उसने जो भी गलतियां की हैं उसके लिए वो जिस किसी भी चीज को हाथ लगाता है उसे बर्बाद कर देता है। जेनी उसे मोटिवेट करती है कि उसे जिंदा रहना है हमारे लिए। कुछ देर बाद माइक को फिर से भ्रम होने लगता है। रेगिस्तान में अपने सामने वो जेनी को सोफे पर बैठे हुए देखता है। वो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और वो गिरने लगता है। तभी बार बार आकर उसे पकड़ लेता है और उसके जख्मों को साफ करने लगता है और उसे बताता है कि वो अक्सर माइन को निकाल कर वहाँ टीन का डिब्बा रख देते हैं। एक बार उसने भी माइन पर पैर रख दिया था, जिससे उसका पैर भी धमाके से उड़ गया था, जिसके बाद उसे लगा उसकी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिला और उसकी बेटी हुई तो वो अपने पैर के दर्द को भूल गया। हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक कहता है कि वो उसकी बेटी से मिल चुका है। वो उसके लिए पानी लाई थी। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी इतनी अच्छी बेटी है। बर्बर उसे बताता है कि उसकी बेटी भी माइन एक्सप्लोजन में मर चुकी है, पर मैं खुश हूँ कि तुम मेरी बेटी से मिले और वो तुमसे मिलने आई, लेकिन अब तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। ये कहकर बार्बर चला जाता है। माइक फिर से उसके साथ उसकी बेटी को देखता है, पर इस बार वो हवा में गायब हो जाती है। माइक को फिर से भ्रम होने लगता है। वो देखता है कि कैसे उसके पिता गाली गलौज करते थे, उसकी माँ को मारते थे और वो बेबस खड़ा होकर देखता रहता था। वो अपनी बीमार माँ को देखता है और साथ ही अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताए गए प्यार भरे लम्हों को भी देखता है। तभी उसे रेडियो पर मैसेज सुनाई देता है कि बचाव दल उसके पास पहुंच रहा है और उसे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन के लिए फ्लेयर सिग्नल का यूज करना चाहिए। माइक फ्लेयर को उठाता है, पर इससे पहले वो फ्लेयर को इस्तेमाल करता तभी उस पर वही आतंकवादी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिससे पास की माइन फट जाती है और माइक के हाथ से फ्लेयर गिर जाती है। माइक उन पर गोलियां चलाने की कोशिश करता है, पर वो बहुत कमजोर हो चुका है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को याद करता है और मोटिवेट होता है और गोली चलाना शुरू करता है। वो अपने आसपास की माइन पर शूट करता है और धमाके से रेत उड़ती है और माइक को कवर कर लेती है। माइक जल्दी से अपनी राइफल उठाता है और उन सबको चुन चुन कर शूट करता है, पर जब माइक अपने आखिरी टारगेट पर शूट करता है तो गोलियां खत्म हो जाती हैं, पर वो माइक के करीब आने लगता है। ये माइक का भ्रम होता है। वो दुश्मन नहीं बल्कि उसके पिता होते हैं जो उसे गले से लगा लेते हैं। माइक को एहसास होता है कि वो उनसे जिंदगी भर नफरत करता रहा, पर वो उससे प्यार करते थे। माइक भ्रम से बाहर आया। बचाव टीम उसके काफी करीब पहुंच चुकी है, पर गाड़ियों से उड़ने वाली धूल की वजह से शायद उसे ना देख पाए। अब माइक को फ्लेयर से अपनी लोकेशन के लिए सिग्नल देना होगा, पर वो फ्लेयर माइक की पहुंच से काफी दूर हो चुका है। माइक के लिए करो या मरो वाली स्थिति होती है। माइक को बर्बर यानी विलेजर की बात याद आती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाता है, पर माइक हैरान हो जाता है क्योंकि माइन से पैर हटाने पर कोई भी धमाका नहीं होता। माइक जब रेत हटाकर देखता है तो उसे माइन की जगह एक टीन का डिब्बा मिलता है। जैसा कि उस बार्बर ने कहा था कि वो माइन को हटाकर वहाँ टीन का डिब्बा डाल देते हैं जिसमें एक सोल्जर का टॉय निकलता है। माइक वहीं पर लेट जाता है क्योंकि पिछले 62 घंटे से वो उसी जगह पर खड़ा था। इस घटना ने माइक की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। कुछ दिनों बाद माइक जब अपने देश वापस जाता है तो जेनी उसे एयरपोर्ट पर लेने आई